नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बाल विकास में कोलवर की थ्योरी लेकर के आई हूँ। और दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि नैतिक जो कई थ्योरी बता चुकी हूँ। इसमें आपके फ्रॉइड की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और इस समय आपका काफी कमेंट आ रहा था कि आपकी 9th और 10th की आप क्लास ले रही हैं। तो बच्चों, 9th और क्लास 10th की जो क्लासेस हो रही हैं वो बहुत ही कह सकते हैं, ये ऑनलाइन सरकार गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि बच्चों की जो क्लासेस हैं उसको लिया जाए ऑनलाइन। तो हम 9th और 10th में हमने क्लास लेती हूँ। इस वजह से 9th और 10th की होम साइंस की वीडियो डालना आवश्यक है, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब शुरू करते हैं कोलवर की थ्योरी। तो आइए देखते हैं कोलवर की थ्योरी। तो कोलवर ने नैतिक जो है विकास के लिए उन्होंने बताया है कि नैतिक मूल्य होते हैं हमारे, और नैतिक मूल्य हमारे ये आजीवन चलते हैं और ये हमें विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए ये कार्य करते हैं। तो जैसे जिसका नैतिक मूल्य होगा, जैसे जिसकी वैल्यू होगी, उसी के अनुसार वो उस चीज को निर्णय लेता है। तो जो कोलवर की थ्योरी है, इसको मोरल रीजनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने केवल 2 शब्द का यूज किया था। क्या क्या था? इन्होंने डायलेमा और रीजनिंग। क्या शब्द यूज किया था? डायलेमा और रीजनिंग, 2 शब्दों को इन्होंने यूज किया था। अब डायलेमा का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टीज। अब डिफिकल्टीज मतलब कि हमारे सामने कई एक ही निर्णय, मतलब कि कोई एक समस्या के लिए हमारे साथ कई डिफिकल्टीज सामने खड़ी हो जाती हैं। उसमें से यानी जब हमारे सामने कई समस्याएं 1, 2, 3, 4 हजारों समस्याएं आके खड़ी हो जाती हैं और उसमें से हमें जब हम उसमें निर्णय नहीं ले पाते तो डायलेमाज होता है। लेकिन उस 10 में से यदि हम उसमें से एक चूज करते हैं, 10 में से यदि हमें एक चूज करना पड़ता है, वो हमारी क्या होती है? रीजनिंग होती है। क्या होती है? रीजनिंग होती है। और एग्जाम्पल से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर मैं आपको इस समय आप रामायण देख रहे हैं घर बैठे, मैं आपको एक रामायण की एक कहानी किससे जोड़ते हैं आपको। जैसे इसमें कि जब सीता जी को जो है जंगल में भेजने की तैयारी होती है, तो उस समय राम के पास एक राजा होने के नाते काफी उनकी समस्याएं उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। जब वो ये समाज से सुनते हैं और प्रजा से ये सुनते हैं कि इनका जो है अग्नि परीक्षा यहाँ पर नहीं की गई, और ये जो है जो राम ऐसा राजा होकर के पत्नी के मुंह में उन्होंने अपने घर में रख लिया, उनको अपना पत्नी ग्रहण कर लिया। जब उन्होंने ये बातें सुनी कि जब धोबी की मतलब कि जो 2 पति पत्नी थे, इसमें एक बताया गया है कि जो धोबी थे वो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था। तो पत्नी ने जो है राजा के पास जो है मांगने गई कि हमें न्याय चाहिए। तो उस समय वो विश्राम अवस्था में थे, तो उन्होंने नहीं सुना, उनको वहां तक बातें नहीं पहुंचाई गई। तब जब पूरा निर्णय लिया गया, तब मतलब उन्होंने गुप्तचर के माध्यम से उन्होंने भेजा गुप्तचर को, और वहां पर तब लास्ट में निर्णय आया कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है कि राम ने उनको परित्याग कर दिया, मतलब कि राम जो है इस तरह से राजा होने के बावजूद भी वो पत्नी को रख लिए हैं और पत्नी को मुंह में फंस गए हैं, और ऐसे राजा पर ये चीज शोभा नहीं देती है। तो कुछ लोगों ने कहा तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि राजा को पत्नी का परित्याग करना चाहिए। अब यहाँ पर एक राजा पुरुषोत्तम मर्यादा से राजा होकर के जो है अब उनके सामने ये निर्णय लेना है कि हमें करना क्या है। अब वहां पर ये निर्णय है कि यदि पत्नी को छोड़ते हैं तो आजीवन परित्याग करना है, और यदि राजा की यदि मतलब कि प्रजा की बात मानते हैं तो पत्नी को त्याग करना है, और यदि पत्नी की बात मानते हैं तो जो हमारी प्रजा होगी वो हमें भला बुरा कहेगी, हमें आजीवन इस चीज को सुनना पड़ेगा। उन्होंने पत्नी के मुंह में राजा की बातों मतलब कि प्रजा की बातों को ध्यान में नहीं रखा, और ऐसी आने वाली जो हमारी महिलाएं होंगी यही देख करके वो भी करेंगी। तो उनके सामने ये समस्या हुई कि हम निर्णय क्या लें। और दोनों निर्णय है, और उस दोनों निर्णय में कि दोनों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, दोनों में हमारी समस्याओं का उठाना पड़ेगा। तो ये चीजें आई वहां पर, ये क्या हुआ? डायलेमा हुआ। क्या हुआ? डायलेमा। यानी जब एक साथ किसी एक निर्णय आते हैं, उसमें चूज करने में जो समस्याएं खड़ी होती हैं, दैट इज डायलेमा।
और जब रीजनिंग यानी जब उसमें से उन्होंने चूज किया नहीं हमें प्रजा की बातों को ही मानना है, प्रजा ही सर्वोत्तम है और हम प्रजा के लिए ही हुए हैं और प्रजा ही सर्वोपरि है, तब उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। तो यानी यहाँ पर क्या किया, एक मतलब कि दोनों में ही नुकसान है, जो भी निर्णय लेंगे नुकसान उठाने ही पड़ेंगे। तो यानी इसमें इन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, जब हम कई समस्याओं में से किसी एक को जस्टिफाई कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। तो इन दोनों शब्दों को आप याद रख लीजिएगा, डायलेमा क्या है और रीजनिंग, मोरल रीजनिंग उन्होंने क्यों यूज किया है। तो डायलेमा क्या है, उन्होंने कई ऐसी बहुत सी कहानियां बताई और उस कहानियों से उन्होंने सीखा, जाना सबका कि किसकी कितनी क्या मोरल वैल्यू है, कौन कितना अपनी मोरल वैल्यू को उच्च रखता है, किसकी मोरल वैल्यू निम्न है। इन सब चीजों को कई कहानियों के माध्यम से उन्होंने सर्च किया, सर्वे किया, लोगों से पूछा, तो इस तरह से लोगों की मोरल वैल्यू का पता चलता है। तो उन्होंने इस चीजों पर दो शब्दों पाया, मोरल और रीजनिंग, सॉरी डायलेमा और रीजनिंग। तो डायलेमा का मतलब कई डिफिकल्टीज होती हैं और डिफिकल्टीज में से कैसे हमें चूज करना है कि हमारे समाज के अनुकूल हो और हमारी आवश्यकता के अनुरूप हो। इन सब चीजों पर जब निर्णय लेते पाते, जस्टिफाई करते हैं, वो हमारी क्या होती है, रीजनिंग होती है। क्या होती है, रीजनिंग। इसे यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम बताया है कि कई समस्याएं हैं और उस समस्याओं में से किसी एक पर निर्णय लेते हैं और वहां भी समस्याओं का हमें उठाना पड़ता है और उसके लिए हमें हान उठानी पड़ती है। तो ये हमारी क्या होती है, रीजनिंग। और उन्होंने एक शब्द यूज किया था, मोरलिटी। क्या होती है, मोरलिटी। वही मोरलिटी का मतलब यहाँ पर इससे संबंधित है कि जिसे हम बोलते हैं निर्णय, यानी कई चीजें हैं सही गलत उसमें सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं और उसमें से कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा हमारे अनुकूल है, उसमें से एक निर्णय पर लेते हैं, वो हमारी मॉरलिटी का पता चलता है। और बिना मॉरलिटी के हमारे जीवन जो होता है क्या होता है, ये क्वालिटेटिव नहीं होता है, हमारे समाज में हमारी वैल्यू नहीं होता है, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑल लाइफ हमारी मोरल वैल्यू होती है, मॉरलिटी होती है और उसी के अनुसार हम किसी काम को करते हैं। तो इन्होंने आप समझ में आपको आ गया होगा कि मॉरलिटी क्या है, डायलेमा क्या है और रीजनिंग क्या है। अब आते हैं बच्चों प्री कन्वेंशनल। दोस्तों क्या है, प्री कन्वेंशनल। अब इन्होंने 3 स्टेज बताया कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। क्या है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल में क्या है, इन्होंने जैसे देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है कि प्री कन्वेंशनल में क्या है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट है। रिवार्ड मतलब इसमें पुरस्कार और दंड इसमें होता है। पुरस्कार और दंड के अनुसार ही बच्चा किसी बात को मानता है और उसमें इसकी कोई नैतिक, इस समय इस अवस्था में से कोई नैतिक मूल्य नहीं होते हैं। यानी इस समय बच्चों को उसके क्या होता है, नैतिक मूल्य हमारे क्या है, क्या हमें समाज के अनुकूल क्या चीजें, ये सारी चीजें उसको पता इस अवस्था में नहीं होता है। ये हमारी चाइल्डहुड मोस्टली होती है और इसमें उसको सही गलत का पता नहीं होता है। केवल वो दंड के डर से, यानी हमें डांट पड़ेगी, हमें मार पड़ेगी, हमें जो है घर से निकाल दिया जाएगा, इस तरह से उसको दंड दे करके बच्चे को उस चीज की आदत डलवाई जाती है। वो क्या होता है, ऑबिडेंस ओरिएंटेशन होता है। यानी ऑबिडेंस में लॉ जो रिवार्ड, यानी इसको रिवार्ड भी दिया जाता है कि बच्चा ऐसे करोगे आपको ये रिवार्ड देंगे, ये आपको इनाम देंगे। इस तरह से बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो ये होता है ऑबिडेंस ओरिएंटेशन। यानी प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज है। पहला है ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। क्या है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। और इसमें जो पहला है कि दंड के डर से वो आज्ञा का पालन करता है और इसमें क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान उसको नहीं होता पूर्ण रूप से, बस वो दंड के कारण से जो है ऐसा करता है, पुरस्कार के कारण से ऐसा करता है। दूसरा है इसी में इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, दे लुक आउट फॉर दियर ओन नीड्स। यानी वो अपनी पूरी नीड से, यानी वो अपनी पूरी नीड के अनुसार लुक आउट करता है कि क्या, अब यहाँ पर उसके कुछ पूरी चीजों को क्या करता है, लुक आउट करता है और उसमें से एक डिसीजन को चुनता है जो उसके लिए सुटेबल होता है। सुटेबल मतलब जो उसके लिए कि नहीं हमें दंड मिलेगा, यानी उस तरह से उसके कई ऑप्शन दिए जाते हैं, उस ऑप्शन से वो चूज करता है। तो हमारे क्या होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन होते हैं। जैसे कि जो
कोलवर की एक कहानी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो बार बार आती है, कि एक जो व्यक्ति था वो मतलब कि उसकी पत्नी बीमार थी और उस पत्नी को जो है उसको दवा नहीं मिल रही थी, तो एक जगह दवा मिली, उसका जो दाम था उस दवा का कई गुना ज्यादा था। तो उसको ये निर्णय लेना था कि हमें तो पैसे से मतलब कि उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, तो उसको ये निर्णय लेना था कि तो उसको चुरा के लेके आए, और या तो उसको जो है यदि चुराता है तो जो है उसको दंड मिलेगा, और ये या तो अपनी पत्नी को मरने दे, या तो उसको चुराने के बाद अपने आप को जो है उसके जेल में जाए, मतलब अपने आप को हवाले कर दे उसके पुलिस के। तो ये उसको निर्णय यहाँ पर लेता है, यानी इस कहानी में यहाँ पर है कि उसको समस्या यहाँ पर आती है जिससे उसको चूज करना पड़ता है हमारे लिए क्या सही है। तो उन्होंने पहली स्टेज में इस चीजों को बताया, यानी एक ही कहानी को उन्होंने 3 स्टेज में बताया। पहले में उसको समझ में नहीं आता, दूसरे में कि सोशल जो रूल है, रेगुलेशन है, वहां पर उसको फॉलो करता है, और तीसरे में ये दिखाया जाता है कि उसको जैसे कि एडोलसेंस जब आता है उसमें ये बताया जाता है कि नहीं, इसमें कुछ बदला जा सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें दंड मिलेंगे, तो अगर दंड मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ तीसरे स्टेज में उसको क्या होता है, उसको अपने अनुसार वो निर्णय लेने लगता है। तो पहली स्टेज ये आपकी है, क्या है, इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज है जो रिवार्ड और पनिशमेंट पर बेस है, और दूसरी स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज जो किशोरा अवस्था, यानी जो हमारी एडोलसेंस स्टेज होती है वो कन्वेंशनल स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे सोशल नॉर्म आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं यहाँ पर हमारे सोशल नॉर्म आ जाते हैं, यानी सामाजिक रूल नियम जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब जैसे इसमें सोशल नॉर्म में क्या है, जैसे हमारे समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, समाज के क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या लॉ है, क्या ऑर्डर है, उसको हम जानने लगते हैं और उसी के अनुसार हम अपने कार्यों को करते हैं। तो ये हमारा सोशल नॉर्म, ये शब्द याद रखना क्योंकि आपके शब्द से ही क्वेश्चन पूछते हैं किस स्टेज में क्या बातें कही गई हैं। जैसे इसमें पहला था प्री कन्वेंशनल में रिवार्ड एंड पनिशमेंट, दूसरा है हमारा कन्वेंशनल में सोशल नॉर्म, और इसी में क्या है, पीपुल्स मोरल रीजनिंग इज लार्जली डिटरमाइंड बाय अदर एक्सपेक्टेशन ऑफ देम, यानी हमसे लोग क्या उम्मीद करते हैं, हम ऐसा काम ना करें जो हमारे सोसाइटी के विरुद्ध हो, लोगों के विरुद्ध हो। यहाँ पर हम इस चीज को सोचने लगते हैं, निर्णय लेने लगते हैं। अब ये भी 2 स्टेज में बांटा गया है, यानी इन्होंने टोटल 6 स्टेज बनाया। पहली स्टेज में 2 और दूसरी स्टेज में 2। तीसरी इसमें क्या है, इसमें पहला क्या था, बेस्ड इंटरपर्सनल नॉर्म, यानी यहाँ पर पहला और दूसरा एविडेंस ओरिएंटेशन और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, और तीसरा इसमें है बेस्ड इंटरपर्सनल नॉर्म, यानी यहाँ पर इंटरपर्सनल यानी अंतर व्यक्ति कह सकते हैं नॉर्म बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसका लक्ष्य होता है किसी चीज को पाना या जीतना। अब यहाँ पर एक इच्छा इसकी हो जाती है हम ऐसा काम करें जो हमें लोग माने, जो हमें अच्छा कहें कि नहीं ये अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। इस तरह की भावनाएं इस स्टेज में आने लगती है, यानी इसमें बच्चा गुड बॉय या लड़की गुड गर्ल बनने की कोशिश करती है। कैसे, सोशल नॉर्म को करते हुए, सोशल नॉर्म को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। तो ये आपकी तीसरी स्टेज हुई बेस्ड इंटरपर्सनल नॉर्म, और इसी में चौथी स्टेज क्या है, फोकस ऑन सोशल सिस्टम मॉरलिटी बिलीव सोशल रूल्स एक्सपेक्टेशन। वही बात यहाँ पर है कि जो उनके सोशल रूल्स हैं यहाँ पर उस पर विश्वास करने लगता है, नहीं ये जो सोशल रूल्स बनाए गए हैं ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे क्वालिटी को बढ़ाने वाला है। इस तरह की भावनाएं उसके अंदर आ जाती हैं, यानी फोकस किसमें करता है, सोशल सिस्टम जो मॉरलिटी बनाई गई है उस पर फोकस करता है और उसी पर विश्वास भी करने लगता है। तो ये दूसरी स्टेज इसमें हुई, किसमें, कन्वेंशनल स्टेज में। कन्वेंशनल स्टेज में 2 स्टेज हुई, क्या क्या, पहला है बेस्ड इंटरपर्सनल नॉर्म्स, यानी इसमें गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश, और इसी में है फोकस ऑन सोशल सिस्टम मॉरलिटी, और तीसरा इसमें है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस स्टेज में क्या है, इसमें पर्सनल मोरल कोड बनाने लगता है। वही जैसे भी आपको कहानी बताया मैंने जो कोलवर के द्वारा दी गई है कि उसमें एक अपना सोचता है कि नहीं हमारे लिए क्या सही है, हम ऐसा क्या निर्णय ले जो समाज के विरुद्ध ना हो, यानी कह सकते हैं इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं।
इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसको हम ऐसा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आपने नीड्स की थ्योरी हमने बताया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी काफी ऊपर तक चले जाना, यानी अपनी जो सोच होती है उस सोच से भी ऊपर हो जाना। जैसे कह सकते हैं कि जो समाज के लिए कार्य करना, क्या होता है, जो समाज के लिए, जैसे महात्मा गांधी, हमारे नेल्सन मंडेला हुए, ये जो समाज के लिए उन्होंने काम किया, काफी अपने से ऊपर उठ करके उन्होंने कार्य किया, दूसरों के लिए कार्य किया। यानी उन्होंने क्या किया, समाज के रूल रेगुलेशन को बदला। जैसे हमारे राजा राम मोहन राय हुए, उन्होंने जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे उसको उन्होंने क्या किया, बदला। नहीं, ये सही नहीं है, ये हमारे जो नियम बनाए गए हैं वो सही नहीं है, ये गलत है। तो उन्होंने जो समाज को देखते हुए रूल रेगुलेशन को, उसमें उन्होंने परिवर्तन किया और उसको सही राह में लाया। तो वो होता है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी इसमें हमारे पर्सनल मोरल कोड बन जाते हैं। यानी हम अपने से अपने पर्सनल मोरल कोड बना लेते हैं। नहीं, ये हमारे अनुसार सही है और यही सही है भी, ये समाज के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब देखिए इसमें क्या है, प्रौढ़ावस्था। इसमें यानी जो स्टेज होती है ये 18 के प्लस होती है, यानी कह सकते हैं हमारा जब एडल्टहुड 18 से शुरू हो जाता है तभी इसकी प्रौढ़ावस्था होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई बाह्य दबाव नहीं होता है, नहीं मैं समाज के अनुसार काम कर रहे हैं या आप रिवार्ड और पनिशमेंट के अनुसार काम कर रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर इस स्टेज में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा बढ़ता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा बढ़ने से चेंजेबल होता है, यानी इसमें परिवर्तन की स्थिति होती है, हम परिवर्तन कर सकते हैं आवश्यकता के अनुरूप। और इसमें पर्सनल मोरल सिस्टम भी होते हैं, यानी अपना पर्सनल व्यक्तिगत मोरल सिस्टम बनाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हम इसको बदल सकते हैं और ये हमारी सोसाइटी के लिए भी ये अच्छा है। और बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, क्या होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, हम ये पर बेस हो जाते हैं, यानी उस पर आधारित हो जाते हैं। यानी जो पर्सनल जो मोरल सिस्टम बनाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पर आधारित हो जाते हैं। तो यानी हमारे पर्सनल कोड बनाने का काम किस स्टेज में होता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि डायलेमा क्या है, रीजनिंग क्या है, और डायलेमा जिसमें डिफिकल्टीज होती है, रीजनिंग जिसमें हम जस्टिफाई करते हैं, और प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल 3 स्टेज होती हैं। जो प्री कन्वेंशनल होती है इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट पर आधारित है, और दूसरा हमारा है कन्वेंशनल, इसमें हमारा सोशल नॉर्म्स होते हैं, और तीसरा हमारा पर्सनल मोरल कोड बनाने लगते हैं, अपने अनुसार चीजों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं और उसको अपने अनुसार ही परिवर्तित करने लगते हैं। इनकी केवल 3 ही बातें इसमें बताई गई है, ज्यादा इसमें रटना नहीं है। केवल बातों को एक बार मेरी वीडियो आपने देख लिया तो आपको चीजें कंठस्थ अवश्य ही हो जाएंगी, और यदि इस चीजों को आपने नोट्स बना लिया तो आपको अवश्य इससे हेल्प मिलेगी और आप दूसरों को भी आप समझा सकते हो। अब और ये बातें जब मैंने यहाँ पे इसके अंदर की जो पॉइंट बताया, ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, ये आपको क्वेश्चन नेट में आता है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या क्या बातें कही गई। 4 ऑप्शन देगा जिसमें से आपको 2 सही है या 3 सही है, 2 जिससे इसमें 2 सही है, तो इस तरह से ऑप्शन आपसे पूछता है। जैसे इसने रिवार्ड और पनिशमेंट दे दिया, ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन दे दिया, तो आपको तीनों चीजें सही है। जिससे अलग कोई चीज आपकी आती है तुरंत आप उसको कैच कर ले जाओगे कि नहीं ये चीजें यहाँ पर गलत है। दूसरा जैसे इसमें यहाँ पर इंटरपर्सनल नॉर्म है, और दूसरा है सोशल सिस्टम मॉरलिटी है, ये भी आप दूसरे स्टेज में है, और तीसरा हमारा पर्सनल मोरल कोड है। तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो है, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज व्यूअर को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि आप देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो, क्योंकि व्यूज देख के आपका पता लग जाता है कि आप लोग ये नहीं चाहते हो कि और भी बच्चे इसमें पढ़े और भी बच्चे इससे जुड़े। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरा होता है। यदि आप थोड़ा सा आप शेयर करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे, तो आपसे लोग जुड़ेंगे, और आपको जो है आप यदि आपसे जुड़ेंगे तो इससे जुड़ेंगे और इससे उनको काफी लाभ मिलेगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।